जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं? कैसा रहा आप लोगों का संडे? बताएंगे सभी लोग। कैसा रहा आपका संडे? बहुत अच्छा गुजरा होगा आप लोगों का संडे। और आप लोग संडे को एनर्जी लेने के बाद अब हम लोग जाने वाले हैं अब नेक्स्ट में, यानी कि जो हमारा नया सप्ताह चालू हुआ है आज से, इसमें एक अच्छे तरीके से हम लोग अच्छा खासे जो चैप्टर हैं वो कवर करने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो जल्दी से एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे भैया, अगर सब कुछ क्लियर हो, वॉइस वगैरह क्लियर हो तो बताएंगे सभी लोग। चलो बहुत बढ़िया, कम से कम मेरे साथ कोई और भी जाग रहा है, विवेक सिंह जी। चलो बढ़िया है। मैं भी आप लोगों की क्लास लेने के लिए जागता हूँ कि कहीं मिस ना हो जाए, और जिस दिन मिस भी होती है वो समझ लो दिन मैं सो गया हूँ। ठीक है। जिस दिन अगर तुम्हारी सुबह की क्लास अगर मिस हुई है, उसके पीछे कारण यही होता है कि अगर मैं सो गया हूँ, कभी कभी नहीं उठ पाता हूँ सुबह सुबह, क्योंकि अब इसीलिए अब रात में सोता ही नहीं हूँ। ठीक है। नोट्स बनाता रहता हूँ, उसके बाद में जो है सुबह तुम लोग पढ़ाने के बाद आराम से तो सोता हूँ। कोई दिक्कत अब नहीं होगी आप लोगों को, क्लास ये वाली हो सकेगी तो मैं दोपहर में शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है। अगर कोचिंग छोड़ रहा हूँ, कोचिंग पढ़ाना हो तो वहां से जो है और समय मिलेगा तो तुम लोगों को वहां शिफ्ट कर देंगे, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलो आगे सभी लोग, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, रक्त का संगठन। रक्त का संगठन जरूरी है जानना। रक्त, आप सभी लोग पता है रक्त क्या है, यानी कि ब्लड। ब्लड यानी कि खून। लहू, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं, ये भी याद रखना। रक्त, खून, लहू, ब्लड, ये सभी क्या है? पर्यायवाची हैं आपस के। तो इन सभी को आपको याद रखना है। एक रुधिर भी आता है, रुधिर भी पर्यायवाचक किसका है? रक्त का। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। तो भैया आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में, सभी के बॉडी में क्या है? रक्त है। तो जो रक्त है, और स्पेशली हमारा जो जंतु विज्ञान है उसमें खरगोश है। खरगोश का हम लोग क्या पढ़ते हैं? रुधिर पढ़ते हैं। और खरगोश का जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्या है? एक स्तनधारी है, एक मैमल्स हैं। ठीक है। और उसी प्रकार से हम लोग यानी ह्यूमन बींग्स भी एक क्या है? मेमल्स हैं, यानी कि स्तनधारी होते हैं, इनके स्तन होते हैं। ठीक है। तो खरगोश का अगर ब्लड जो होगा, वैसे ही मनुष्य का भी मैच करेगा। समझ में आई बात? क्योंकि वो एक ही क्लास के हम लोग मेमल्स क्लास के हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें में मैच करेंगी। सभी चीज़ें नहीं मैच करेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मैच करेंगी। उसी प्रकार से हमारा ब्लड भी। तो ब्लड का जो है आप लोगों में जो मैं आज कराने वाला हूँ, ये जो पहले संगठन वाला टॉपिक, हालांकि आपके चैप्टर में कहीं नहीं दिया है। ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। पूरी लिख के नहीं लाया हूँ आप लोगों के लिए, टू द पॉइंट। जो जो मैं इसमें लिख कर लाया हूँ यही आपको याद रखना है, और यही आपको थ्योरी में लिखना हो लिख सकते हो बना के अपने हिसाब से, लेकिन ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। जो रक्त होता है यह एक संयोजी उत्तक है। जो रक्त है वो कैसा उत्तक है? एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है। मानव में रक्त कम से कम 5 से 6 लीटर, आपके एमसीक्यू में आ चुका प्रश्न है। मानव में रक्त 5 से 6 लीटर होता है, और इसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। पीएच का भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, पीएच आ चुका है ब्लड का या फिर रक्त का पीएच कितना होता है? तो आप बताओगे 7.4 होता है। कितना होता है भैया ब्लड का पीएच? तो 7.4 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, टाइम टेबल दूंगा बाबू मनवीर जी, टाइम टेबल आपको बना के दूंगा, थोड़ा समय चाहिए ना। अब देखो संडे, शनिवार संडे, यही 2 दिन मुझे भी छुट्टी मिलती है, टाइम मिलता है, उसी में मैं बना पाता हूँ कुछ को ना कुछ सोच के आप लोगों के लिए। तो अगले संडे को पक्का है आपको मिल जाएगा, अगले सैटरडे या संडे को पक्का 100% मिल जाएगा आपको। ठीक है। मानव में रक्त 5 से 6 लीटर होता है, पीएच 7.4 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर रक्त की बात करें, उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। रक्त को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन से? एक तो रक्त कोशिकाएं होती हैं, और एक क्या होता है? एक होता है प्लाज्मा। एक रक्त कोशिकाएं होती हैं और एक होता है प्लाज्मा। ठीक है। जिसमें से अगर प्लाज्मा की बात करें तो लगभग 55%, यानी कि 55% हमारा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और 45% हमारा क्या होता है? 45% हमारे होते हैं रक्त कोशिकाएं। क्या होती हैं? रक्त कोशिकाएं होती हैं।
अब देखो प्लाज्मा में क्या क्या आता है, प्लाज्मा में क्या क्या आएगा, तो प्लाज्मा में होता है पानी, लगभग 90% पानी होता है। अब कहोगे सर जी यहाँ तो 55, यहाँ 90 कैसे हो गया, तो भैया समझो ये बात, ये यहाँ पर ये अपने आप में कितना था, 100% था, ये वाला ऊपर वाला, यानी कि पूरा संगठन कितने का होगा, 100 का, उसमें से 55 ये है, 45 ये है। अब जो 55 ये है ना, अपने आप में ये 100 है, इस 100 55, ठीक है, जो 55 है ना, इसका 90% निकालोगे वो पानी होगा, ठीक, 10% क्या होगा, अन्य पदार्थ होंगे। आई बात समझ में। तो इसमें क्या होगा, इसमें कम से कम 90% पानी होता है प्लाज्मा में, 10% जो है अन्य चीजें होती हैं। उसी प्रकार से रक्त कोशिकाओं की अगर बात करें तो इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी आपको पता है, रेड ब्लड सेल बोलते हैं इनको, इनको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्या, ये चीज आपको ध्यान रखना है, किसमें क्या होता है, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो एक बार थम्स अप कर दो, ये चीज समझ में आ रही थी चीजें, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अगर बात करें प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में क्या होता है, 90% पानी हो गया, लेकिन जो 10% है उसमें क्या होता है, जो 10% होता है उसमें क्या होता है, अन्य पदार्थों में एक चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं फाइब्रोजेन, फाइब्रोनोजेन, ठीक है, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन होती है। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करती है, इस प्रोटीन का काम क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में, जो रक्त का थक्का जमता है, आपको मैंने बताया था, बताया क्या था, एक हीमोफीलिया बीमारी होती है जिसमें कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, और जब रक्त का थक्का नहीं जमता उसे हीमोफीलिया कहते हैं। लेकिन रक्त का थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो जमाता कौन है, अगर इसकी बात की जाए तो रक्त का थक्का जमाने में किसका योगदान है, ठीक है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए भाई साहब कौन है, फाइब्रोनोजेन, ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है या उसके लिए उत्तरकारी है, उत्तरदायी है, ठीक है, तो ये वाली हमारी प्रोटीन हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ताप नियंत्रण में मदद करता है प्लाज्मा, घाव भरने में मदद कौन करता है, प्लाज्मा घाव भरने में भी मदद करता है। गॉट इट माय पॉइंट, चलिए बहुत बढ़िया। हमने यहाँ पर रक्त कोशिकाओं में क्या बात की थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं आगे के आरबीसी के बारे में देखेंगे। आरबीसी के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में हम लोग जानेंगे क्या क्या होता है इसमें। देखो आरबीसी जो है इसे हम लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं, अर्थात रेड ब्लड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं, यह चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें यहाँ पर रक्त में 90% होता है, रक्त में 90%, यानी कि जो आरबीसी है, आरबीसी क्या होती है, ब्लड में 90% क्या होगी, आरबीसी होगी, ठीक है, आरबीसी होती है, आरबीसी होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा अगर इनके जीवन काल की बात करें तो जीवन काल इनका 100 से 120 दिन होता है, इंपॉर्टेंट है, जीवन काल इनका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जीवन काल 100 से 120 दिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण कहाँ होता है, ठीक है, टू द पॉइंट, निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो जिसे कहते हैं, या फिर जो जांग होती है जांग, इसमें इसका निर्माण होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, इसकी मृत्यु कहाँ होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो भैया इसका आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आता है। तो आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो प्लीहा में होती है, जिसे तिल्ली कहते हैं, प्लीहा या फिर तिल्ली भी कह सकते हो, स्प्लीन, ठीक है। चलो कार्य की बात करें तो आरबीसी का कार्य क्या है, आरबीसी क्या करता है, तो भैया ये कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है। किसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, जो बॉडी है पूरी, इस बॉडी में जो है ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो कौन कर रहा है, आरबीसी साहब कर रहे हैं। कौन साहब, आरबीसी साहब कर रहे हैं। क्या बताओगे, आरबीसी कर रहा है। चलो और अगर बात करें अब देखो नेक्स्ट क्या आया,
नेक्स्ट है इसकी कमी। अगर आपके शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है तो बताओ कौन सा रोग होगा। अगर आपके शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होगा। यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो भैया यहां पर एक तो एनीमिया होता है। एनीमिया क्या है? अनीमिया का मतलब होता है अल्प रक्तता, यानी कि आपके शरीर में जब खून की कमी हो जाए उसे क्या बोलेंगे? एनीमिया बोलेंगे। ठीक है। एक आता है पीलिया। पीलिया क्या होता है? पीलिया को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाइंटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाइंटिक्स कहते हैं। पीलिया में व्यक्ति का शरीर पीला पड़ने लगता है और खाना वाना अच्छा नहीं लगता। दूसरी चीज इसमें उसका वेट भी कम होने लगता है पीलिया में। ठीक है। और रक्त की कमी हो जाती है पीलिया में। रक्त की कमी पीलिया में भी होती है, लेकिन इसमें इसके जो शरीर है वो पूरा पीला पड़ने लगता है पीलिया में, इसीलिए इसका पीलिया नाम पड़ा है, जिसे ज्वाइंटिक्स कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ज्वाइंटिक्स कहते हैं। ठीक है। हाँ, पीलिया, पीलिया मैंने आपको बता दिया, पीलिया एक रोग है जिसे ज्वाइंटिक्स कहते हैं। ये भी आपका आरबीसी डिस्टर्ब होती है यहाँ पर, तब हो जाके होता है। ठीक है। और यकृत भी इसमें डैमेज होती है। चलो, लाल रंग। अब जो ब्लड होता है यानी जो खून होता है हमारा, वो एकदम कैसा होता है? लाल रंग का होता है। कैसा? लाल रंग का होता है। अब ये लाल रंग किसके कारण आता है, ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण उसका क्या है, उसका रंग जो है वो कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है। लाल होता है। लाल होने का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ये उसका कारण है। नेक्स्ट देखो, अब आता है डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी ध्यान सुनिएगा, सबसे कम होती हैं रक्त में। रक्त में सबसे अधिक कौन सा था? आरबीसी था। सबसे कम कौन होगा? डब्ल्यूबीसी। सबसे अधिक आरबीसी, सबसे कम कौन होगा? डब्ल्यूबीसी। जीवन चक्र कितना होता है? 3 से 4 दिन, मात्र 3 से 4 दिन जो है ये जीवित रहती हैं। 3 से 4 दिन ही जीवित रहती हैं। आकार में सबसे बड़ी होती हैं, इनका आकार जो है बड़ा होता है। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु कहाँ होती है इनकी? तो रक्त में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? रक्त में ही मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर मृत्यु होती है? रक्त में। ठीक है। तो जो डब्ल्यूबीसी इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? रक्त में। ठीक है। अब देखो कार्य की अगर बात करें तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैसे कि अभी कोरोना आया था तो बहुत लोगों को कोरोना हो रहा था, किसी को कोरोना नहीं हो रहा था। ठीक है। तो यानी कि जिसको नहीं हो रहा था उसका जो डब्ल्यूबीसी ना वो बहुत पावरफुल था। उसके उसके अंदर डब्ल्यूबीसी की कमी नहीं होगी और उसके डब्ल्यूबीसी अच्छे थे होंगे, ज़्यादा मात्रा में होंगे, इसलिए उसको जो है कोरोना नहीं आ पा रहा था। कुछ लोगों को तुरंत पकड़ ले रहा था। आई बात समझ में? तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक है। जैसे कि तुमको किसी को बहुत जल्दी जुकाम आ जाता है, बुखार हो जाता है। ठीक है। हालांकि तो सीजनल भी हो सकता है, लेकिन जनरली बार बार ही हो जाता है, वो तुरंत वो उस चपेट में आ जाए। डब्ल्यूबीसी का कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो काम है वो किसका है? डब्ल्यूबीसी का है। ठीक है। चलो क्योंकि ये 2 प्रकार के होते हैं, ये जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन होते हैं? एक होते हैं लिम्फोसाइट, एक होते हैं मोनोसाइट। एक होते हैं लिम्फोसाइट, एक होते हैं मोनोसाइट। अब यहाँ पर समझना है आपको, एक होते हैं लिम्फोसाइट, एक होते हैं मोनोसाइट। मान लो कि तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया जब इंटर करता है, जैसे ही तुम्हारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया इंटर किया या कोई वायरस आपके अंदर अटैक किया तो क्या होगा? सबसे पहले डब्ल्यूबीसी किसको मैसेज देगा? लिम्फोसाइट को, भैया तुम जाओ प्रोटीन बनाओ। तो वो जाएगा, देखेगा कौन सा वायरस आया है, उसी प्रकार का जो है वो अपने में प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ताकि उससे लड़ सके। तो यहाँ पर वो डब्ल्यूबीसी होती है। क्या? डब्ल्यूबीसी जो बीमारियों से लड़ती है उसे लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट में क्या है? जो घाव भरने का काम करती हूँ, जो घाव भरने का काम करती हूँ उन्हें मोनोसाइट्स कहते हैं। क्या कहेंगे? मोनोसाइट्स कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, और यहाँ पर क्या आया है? जैसे कि देखो, रोग क्या हो सकता है इससे? एड्स से हो सकता है, ब्लड कैंसर भी हो सकता है अगर आपका डब्ल्यूबीसी कम रही। दूसरी चीज़, विटामिन ए अगर आप खाते हो तो डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी। अगर आप विटामिन ए जैसे कि आम है, पपीता है, ये प्रचुर मात्रा में खाते हो तो आपको आरबीसी की आपके शरीर में कमी नहीं होने वाली है। आई बात समझ में? चलो,
नेक्स्ट क्या है, प्लेटलेस। अब देखो प्लेटलेस का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, क्योंकि किसी को डेंगू हो जाए, किसी को जब डेंगू होता है, और गांव में भी आप लोग बहुत सुने होंगे डेंगू चल रहा है, उसमें क्या हो जाए, प्लेटलेस कम हो जाती हैं। तो लोग क्या प्लेटलेस नहीं कह पाते, वो क्या कहते हैं, प्लेटें कम हो गई हैं। क्या कहेंगे, उनके प्लेटें कम हुई नहीं कि राम खिलावन राय उनका जो है मच्छर काट लेना है, तो उनके क्या होगा, डेंगू डेंगू काट हुआ है, तो उनका डॉक्टर के साहब कहेंगे इनके प्लेटें कम हैं। क्या कहें, इनके प्लेटें कम हैं। प्लेटें नहीं कम होती हैं, वे प्लेटलेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो लोग कहते हैं ना प्लेटें कम हो गई, तो प्लेटें ये वाली समझो प्लेटलेस होती हैं। ये जो वाली है ना प्लेटलेस, जब इनकी कमी होती है, जब इनकी कमी आ जाती है, तब जाके जो है डेंगू है, चिकनगुनिया, ये सारे रोग आते हैं। आई बात समझ में। रक्त में इनकी संख्या 4.5 से 6 लाख पर होती है। कितनी, आ, 07 आपने क्या कहा, बकरी का दूध। अच्छा, बकरी का दूध पिलाते हैं, हमने सोचा क्या लिख दियो भाई बकरी का दूध पिलाते हैं, हाँ बकरी का दूध पिलाते हैं भैया। कच्चा पपीता है, बकरी का दूध है, ये सब खाया पिया करो। अगर नहीं भी है तब भी खा लिया करो, अगर ये कम रहेंगे समस्या होगी तुमको। ठीक है, अगर प्लेटलेस समझो, पहले रक्त में इनकी संख्या 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होनी चाहिए। 1 लीटर में शरीर में कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकने में भी सहायता करते हैं, कौन, प्लेटलेस करते हैं। ठीक है, अगर इनकी कमी हुई तो आपको चिकनगुनिया, डेंगू इनकी होने की प्रबल संभावना हो जाएगी। इसके लिए बचाने के लिए आपको क्या कर सकते हो, बकरी का दूध पियो, बकरी का दूध। ठीक है, बकरी का दूध पियो, कच्चा पपीता खाओ, ये सारी चीजें करो आप। सबसे बढ़िया तो है कच्चा पपीता लगता है, बढ़िया एनर्जी, क्योंकि उसमें कच्चे पपीते की 2-3 खासियत हैं। कच्चा जो पपीता होता है ना, उसमें जो दूध निकलता है, दूध, कच्चा पपीता देखियो, उसमें दूध निकलता है ना, सफेद सफेद दूध। जो दूध होता है ना, एक्चुअली वो दूध नहीं है, वो वरदान है। कौन सा, वो वरदान है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है वो क्या होता है, वो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है पेपेन, जिसे पेपेन कहते हैं। ये क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पपीता खाया करो, कच्चा पपीता अगर कहीं पर मिले। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको ओवरऑल बेसिक चीजें बताई हैं। अभी तक मैंने जो आपको बताया है सब कुछ बेसिक बताया है। ठीक है, बेसिक चीजें, अगर आपसे 1 नंबर 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और कभी कभी 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए। अब हम लोग चलते हैं रुधिर वर्ग की वंशागति वगैरह समझने के लिए, जो मेन टॉपिक अपना है। ये तो मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है बेसिक वाला। अब देखो रुधिर वर्ग और उसकी वंशागति क्या होती है। तो मैंने आपको रुधिर क्या बताया था, एक संयोजी उत्तक होता है, पहले बता चुका हूं आपको। अब देखो, अब इसकी कैसे शुरुआत हुई है इसको समझना है आपको। जो रुधिर वर्ग है, जो रुधिर वर्ग है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखो, इसके एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। 1902 में इन्होंने पता लगाया कि लाल रुधिर कणिकाएं, आपको मैंने बता दिया लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती है, आरबीसी की कोशिका कला तथा प्लाज्मा में कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। आरबीसी की कोशिका कला में ये प्रोटीन प्रतिजन या एंटीजन कहलाती है। आप समझो पहले। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, आरबीसी जो थी उसकी जो कला होगी उसमें जो प्रोटीन होती है उसे प्रतिजन या फिर एंटीजेंस कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं या फिर एंटीजेंस कहते हैं। ठीक है, इसलिए एंटीबायोटिक नाम सुने हो ना, एंटीबायोटिक, तो यहीं से है। अब देखो, जो हमारे प्रतिजन होते हैं, प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्गों को 4 भागों में बांटा। जो प्रतिजन था, जो एंटीजन था, ठीक है, उसके आधार पर जो लैंडस्टीनर साहब थे उन्होंने क्या किया, ब्लड यानी कि जो रुधिर था, रक्त था, उसको कितने भागों में, 4 भागों में बांट दिया। वो भाग 4 कौन कौन से उसको समझते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। 4 भाग कौन कौन से हैं, एक तो ए है, एक बी है, एक ए बी है, एक ओ है। इन चारों भागों में बांट दिया। कौन बांट दिया भैया, तो ये बांट दिया लैंडस्टीनर साहब ने। ठीक है, अब देखो उपस्थित प्रतिजन, देखो जो रुधिर वर्ग ए है उसका एंटीजन कौन है, उपस्थित
प्रतिजन, ठीक है। तो ए होता है, बी का बी होगा, ए बी का ए बी पाया जाता है, ओ का कोई नहीं पाया जाता है, ओ का कोई भी क्या नहीं पाया जाता, कोई भी उपस्थित प्रतिजन नहीं होता है, ठीक है। अगर बात करें प्रतिरक्षी की, यानी जो रक्षा करता हो, आई बात समझ में, जो एंटीबायोटिक हो, कह सकते हो एक प्रकार से, जो एंटीबायोटिक हो उसे प्रतिरक्षी बोल सकते हैं। जैसे कोविड-19 की जो वैक्सीन आई थी वो कैसी आई थी, वो प्रतिरक्षी के रूप में आई थी, ठीक है। अब देखो जो रुधिर ए है तो उसके लिए जो उपस्थित प्रतिरक्षी होता है वो बी होता है, जो बी होता है उसके लिए ए होता है, थोड़ा सा उल्टा है। रुधिर वर्ग में अगर बात करें उपस्थित प्रतिरक्षी कौन सी एंटीबायोटिक, तो भैया स्मॉल बी होता है, बी में स्मॉल ए होता है, ए बी में कोई सा नहीं होता है। इसमें देखो उपस्थित प्रतिरक्षी कोई नहीं, जब कोई नहीं उपस्थित होता है इस कारण जो ये ए बी जो ग्रुप है वो सब सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही, क्योंकि इसके पास कोई बाउंडेशन है ही नहीं, चाहे आपके पास ए हो चाहे आपके पास बी हो, कोई भी आपके पास उपस्थित प्रतिरक्षी होना चाहिए बस, ठीक है। इसको मतलब सिर्फ उससे है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया उपस्थित प्रतिजन, ठीक है। प्रतिजन में देखो एंटीबायोटिक्स, इसमें क्या है, इसमें कोई नहीं होता, इसका नहीं क्या है, ये सर्वग्राहता, ठीक है। ब्लड समझ में आया कि नहीं, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो आप लोग। ब्लड आपको समझ में आया कि ब्लड है क्या, उसमें कौन कौन से 4 ग्रुप थे, उन चारों ग्रुप अगर आपको समझ में आए प्लीज एक बार थम्स अप कर दें आप लोग, प्लीज एक बार थम्स अप कर दें। अगर आपको ग्रुप समझ में आ गए प्लीज एक बार आप लोग थम्स अप कर दें, चारों के चारों आपको आने चाहिए, ए ग्रुप बी ग्रुप बी, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया उसमें प्रतिरक्षी कौन सा होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या भैया, रुधिर आधान, रुधिर आधान क्या है, देखो भाई तुम्हारा कोई, तुम ही हो या फिर तुम्हारे फैमिली में कोई रिलेटिव आपके हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जब भर्ती होते हैं तो अगर ब्लड की कमी है तो ब्लड आपसे मांगा जाता है कि आप ब्लड दिला के दीजिए, तो ब्लड लेकर कैसे आओगे, ठीक है, खुद से निकालोगे नहीं, वहाँ पर ब्लड बैंक बनी होती हैं, बहुत सारी सरकारी ब्लड बैंक होती हैं। अब वहाँ पर जाओगे, फॉर्म भरोगे, अपना एज वगैरह सब कुछ डालोगे, ठीक है, जो भी आपको देना है, तो आपने जब वो दे दिया उसके बाद उसके आधार पर वही ब्लड आपको जब ब्लड बैंक में आप जमा करा दोगे अपना निकलवा कर, यानी कि तुम अपना निकलवाए या अपने दोस्त का निकलवा कर तुमको एक जमा करना होगा। तुम्हारा मान लो ए बी था लेकिन तुमको ओ की जरूरत है, पेशेंट का ओ है, ठीक है। इसलिए बाबू 2 मिनट आप मुझे 2 मिनट दीजिए, थोड़ा सा एक्चुअली नींद पता नहीं क्यों आ रही बार बार, ठीक है। 2 मिनट दे, थोड़ा सा मुंह धुल के आ रहा हूँ। हाँ जी, आप बताएं, ठीक है सब कुछ, आप आवाज आ रही है, बता दें बच्चों को। हाँ भाई नींद आने लगती है भैया, रात से जाग रहा हूँ तुम्हारी क्लास के लिए और सुबह एकदम से नींद आने लगती है, ठीक है। हाँ बोरिंग लग रहा, मुझे भी लग रहा था ना कि एक्चुअली पता चल ही जाता है कि आदमी की लकड़ी कैसा है ना, तो मजा नहीं आता ना पढ़ाने में, फिर एकदम से अपने आप आंखें बंद हो रही थी बार बार। चलो अब आप लोग बताते हैं, थोड़ा सा इधर से फिर से बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा फिर से बताएंगे हम, हमें नहीं लगता है आपको समझा पाया हूँ। देखो जो हमारे कार्लन स्टीनर साहब थे, इन्होंने बताया कि भैया जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं हैं, यानी कि हमारी जो आरबीसी हैं, जो हमारी आरबीसी हैं, इन आरबीसीओं की अगर बात करें
इन आरबीसी में क्या है, इन्होंने कहा जो हमारी आरबीसी हैं, जो आरबीसी हैं, इनकी जो कला है, इनकी जो कला है, इसमें जो है कोई ना कोई एक प्रोटीन पाया जा रहा है, एक प्रोटीन पाया जा रहा है, प्रोटीन। और उस प्रोटीन को नाम क्या दिया गया कि भैया ये कैसे हैं, इन्हें प्रतिजन कहा गया, प्रतिजन या फिर एंटीजेंस। ठीक है, एंटीजेंस बोला गया, क्या बोला गया, एंटीजेंस बोला गया। ठीक है, एंटीजेंस बोला गया। जो ये एंटीजेंस उनके अंदर पड़ा था, प्रोटीन के अंदर जो एंटीजेंस था। ठीक है, इसी के आधार पर, इसी जो एंटीजन जो पाया जाता है, इसी के आधार पर उन्होंने 4 भाग कर दिए। ब्लड के कितने भाग किए, 4। कौन कौन से किए, तो भैया एक तुम्हारा कर दिए ए, एक कर दिए बी, एक ए बी, एक ओ कर दिए, एंटीजन के आधार पर। एंटीजन कहाँ थे, ये रहे हमारे, प्रतिजन को बोलते हैं एंटीजन, इसको क्या बोलते हैं, एंटीजन, एंटीजन। ठीक है, तो जो एंटीजन क्या था, अब देखो ए ग्रुप था, उसका एंटीजन क्या था, ए था। बी ग्रुप था, उसका एंटीजन कितना, बी था। ए बी ग्रुप का एंटीजन क्या होगा, ए बी होगा। ओ ग्रुप था, उसका कोई एंटीजन नहीं था, यानी कि जो हमारा ओ ग्रुप है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, यानी कि वो क्या कर सकता है, वो सर्वग्राही है, वो सबको दे सकता है, क्योंकि उसके पास कोई अपना वो है ही नहीं वजूद, वो सबके लिए है। ठीक है, वो सबको जो है ब्लड दे सकता है, इसलिए वो क्या होगा, सर्वदाता। अब ये पूछे कोई, वो ही क्यों, ए बी क्यों नहीं है सर्वदाता, बी के नहीं हो, ए क्यों नहीं सर्वदाता, ओ ही क्यों है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है भैया, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है। इसी कारण क्या है, ये क्या कर सकता है, इसी कारण जो है ये क्या करता है, ये सबको ब्लड दे सकता है अपना, चाहे वो ए बी हो चाहे जिस ग्रुप का हो। आई बात समझ में, ये पॉइंट समझ में आपको आएगा होगा। हाँ कराऊंगा अभी, परेशान क्यों हो अभी, सुनिए जी आगे करा रहा हूं अभी। ठीक है, जल्दाओ मत ज्यादा। देखो उपस्थित प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षी, ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बोलते हैं, एंटीबॉडी बोल देते हैं, क्या, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। अब देखो जैसे कि कोरोना हुआ था जिनको, जब वैक्सीन लगाई गई, जब वैक्सीन लगाई गई ना, उससे क्या बन रही थी, जो कोरोना था ओरिजिनल कोरोना, जो एक वर्जिनल कोरोना था, जो रियल वाला। ठीक है, और हम लोग जो वैक्सीन लगाए थे वो वीक कोरोना था, वो भी एक प्रकार का कोरोना था, लेकिन वो वीक था, ताकि उसकी क्या बन जाए, हमारे शरीर के अंदर क्या बन जाए, एंटीबॉडी बन जाए। बहुत सारी जो है इस कोरोना की एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में बन जाएंगी, तब ये सक्षम हो जाएगा इस जो वास्तव में कोई नया कोरोना आएगा, ठीक है, सीरियल वाला जो वास्तव में होगा, ठीक, रियल वाला, तो उसको ये मार गिराए। ठीक है, तो ये क्या है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। ठीक है, अब देखो इसमें ए में एंटीबॉडी बी पाई जाती है, बी में एंटीबॉडी ए पाई जाती है, और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, ए बी में कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, यानी प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है। इसी कारण ये क्या है, ये सर्वग्राही है, इसी कारण ये क्या है, सर्वग्राही, सबसे ब्लड ले लेता है, भैया तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबका ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब वैसे है जैसे कि 10-12 देवरों में एक भाभी हो, सबके लिए है। ठीक है, बस वैसे समझ लो इसको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, रुधिर आधाना। ठीक है, आधान, इसका मतलब क्या है, सीधा इसका मतलब ये है भैया, अगर किसी को ब्लड की जरूरत है और किसी के द्वारा दिया गया ब्लड, बस यही सिंपल है, सिंपल में भाषा में यह है कि भैया अगर तुमको ब्लड की जरूरत है तो तुम किसी दूसरे बंदे से ब्लड लोगे। अब इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रुधिर आधान बोलते हैं या फिर ट्रांसफरेबल बोलते हैं। ठीक है, देखो जब किसी व्यक्ति को किसी कारणवश रुधिर की कमी हो जाती है, तो इस कमी को दूर करने तथा रोगी को बचाने के लिए किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को रुधिर आधान कहते हैं। समझ में आई बात, मतलब कि किसी को आवश्यकता हो, ठीक है, उसको देने के लिए जब हम ब्लड देते हैं उसी को हम बोलते हैं रुधिर आधान बोलते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ रूल होते हैं, कौन किसको दे सकता है। ठीक है, कौन किसको दे सकता है, कौन किसको कौन सा ब्लड दे सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन अब दिक्कत नहीं होती है, पहले बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अब क्या हो गया है, ब्लड बैंक खुल गए हैं। क्या खुल गए हैं,
ब्लड बैंक, तो वहां पर आपको आपका चाहे देखो, मान लो कि आप ये रोगी है, ये क्या है, ये रोगी है जिसको ब्लड चढ़ना है, ठीक है, इसका ए बी पॉजिटिव है, ये कैसा है, ये ए बी पॉजिटिव है, और ठीक है इसको ए बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मान लो तुम्हारे फैमिली में जितने लोग हैं वो लोग कैसे हैं, ओ वाले हैं, ए वाले हैं, ठीक है, ओ ए बी निगेटिव है, लेकिन ये वाला नहीं मिल रहा है। अगर ये तुमको ये वाला ब्लड लेना है तो किसी ब्लड बैंक में जाओ, किसी भी ब्लड बैंक में जाओगे, ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, XYZ आपका कुछ भी ग्रुप हो, आप जाइए ब्लड बैंक में, अपना ब्लड यहाँ पर निकलवा दीजिए, 1 यूनिट जितना भी आपको चाहिए हो, 1 यूनिट मान लो आपने यहाँ निकलवा दिया इस ब्लड बैंक में, जब निकलवा दोगे यहाँ पर तो ये तुमको क्या करेंगे, ये तुमको तुम्हारी पसंद का, यानी जो तुमको चाहिए होगा, तुम्हारा ब्लड का ग्रुप को भी कोई सा भी हो, वो भी हो, मान लो तुम्हारा इसका वो था, ये गए यहाँ पर निकलवा दिए, जब ये निकलवा देंगे तो इनको बदले में कौन सा इनको चाहिए पूछ लिया जाएगा, कौन सा चाहिए, तो वो वाला ब्लड ग्रुप का इनको पाउच दे दिया जाएगा कि जाइए भैया ये पाउच आप लेकर जाइए, ये अपना जो है यूनिट लेकर जाइए, अपने रोगी को चढ़वा दीजिए, ठीक है। ये होता है, ये होता है अब, ठीक है ऐसा। और मैंने एक बार पिछली बार जो है सितंबर में ब्लड निकलवा चुका हूँ, एक बार पहली बार लाइफ में निकलवाया था। कोई है ऐसा? इंस्टाग्राम आईडी मेरी है एग्रीनुज, एग्रीनुज इंस्टाग्राम आईडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। आई बात समझ, किसी ने ब्लड निकलवाया अभी तक उसे पता होगा थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज, क्योंकि ये वहां पर फॉर्म वगैरह भराया जाता है ना, तो काफी काम किया जाता है। किसी ने अगर ब्लड निकलवाया होगा तो उसे पता होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, कोई उसमें डर वाली बात नहीं होती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत मेरा वेट जानते हो 51 था, मेरा वेट 51 केजी था, मेरा वेट 51 केजी था। 50 केजी के ऊपर ब्लड निकलता है, अगर इसके ऊपर हो गया तभी ब्लड निकलेगा। मैं 51 का था, मेरा निकल गया था, लाइफ में पहली बार निकलवाया था, ठीक है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप ब्लड निकलवा सकते हो, और यही मेथड होता है ब्लड देने का हर एक रोगी को। ब्लड बैंक में जाइए, वहाँ पर आपको जो भी हो आपका ब्लड ग्रुप आप निकलवा दीजिए, वहाँ से ले लीजिए आराम से। मान लो कि तुमको चाहिए भी नहीं, फिर भी आप निकलवाना चाहते हो, तो यहाँ पर जाओ ब्लड बैंक में निकलवा दो, तुम्हारे नाम की एक रसीद बन जाएगी। जब कभी आपको आवश्यकता पड़े या फिर आपकी फैमिली को आवश्यकता पड़े, आप ब्लड वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ऐसा होता है, चलो ठीक है। चलो, ये तो मैंने अब थोड़ी जानकारी ऐसे दे दी, मतलब जनरल टाइप की। चलो अब देखो, अब ये क्या है, ये भैया है डॉक्टर के लिए, ये डॉक्टर के लिए भैया, क्यों डॉक्टर को ही ब्लड चढ़ाना है ना, तो उनको पता होना चाहिए कौन किसको लगता है। लेकिन आपको भी क्या छोटे मोटे डॉक्टर का थोड़ी हो, आप भी हो कृषि के डॉक्टर, ठीक है, खरगोश के डॉक्टर तुम बनने जा रहे हो, समझो पहले। जो भैया ये हमें हमारा रक्तदाता ABO, इसको मैंने क्या मान दिया, क्या मान दिया इसको, ये रक्तदाता है। कैसे हैं ये हमारे रक्तदाता हैं, ये रक्तग्राही बना दिया इधर। ए वाला जो है, जो ब्लड ग्रुप ए है, वो ए को दे सकता है और AB को दे सकता है। आई बात समझ में? जो भैया ब्लड ए ग्रुप है वो ए को दे सकता है, इधर से देखो एरो आया, ये ए को दे सकता है, और किसको, AB को दे सकता है। इसी प्रकार से बी वाला जो होगा, बी वाला जो है, ये जो ब्लड ग्रुप है, ये किसको दे सकता है, ये बी को दे सकता है और AB को दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा और किसी को नहीं दे चढ़ेगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है किसी का, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी है, तो वो किसके किसके चढ़ सकता है। मान लो ये रोगी था कोई, तो इसमें बी वाले अगर है उसको चढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। AB ग्रुप का है, उससे चढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझे? इसी प्रकार से AB वाला, AB जो ग्रुप है वो सिर्फ किस पे चढ़ेगा, AB के ऊपर, और किसी के ऊपर नहीं। AB ग्रुप अगर है किसी का तो AB वाले ही बंदे के ऊपर चढ़ेगा, यानी उससे लगेगा, ठीक है, उसी को दे सकता है। जो O वाला होता है, O वाला भैया खुला है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, इसके कोई एंटीजन ही नहीं है, इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, यानी प्रतिजन नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है O वाले के पास। इसलिए क्या करेगा, ये सबको देगा, A को भी देगा, B को भी देगा, C को भी देगा, मतलब AB को भी देगा और O को भी देगा, ठीक है। और AB क्यों सबका ब्लड ले रहा है, क्योंकि ये इसलिए ले रहा है भैया, क्योंकि इसके पास कोई सा भी एंटीबॉडी यानी कि
प्रतिरक्षी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं इसके पास। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको समझ में आई। इसको बनाना बहुत आसान है। बनाने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको। देखो, सबसे पहले आपको लिख लेना ए बी ओ, ए बी ओ। ठीक है, सिंपल बनाने का तरीका समझ लो। आपको पता है कि ओ जो होता है वो सबको दे सकता है, यानी सर्वदाता है। दाता है यानी कि ये सबको देंगे, ये दाता साहब है ना, ये सबको देंगे ऐसे। ठीक है, सर्वदाता भाभी। ठीक है, ये समझो। अब देखो, जो ए बी है, ए बी क्या कहता है भैया, हम सबका लेंगे। ए बी क्या कहता है, हम सर्वग्राही हैं, हम सबका लेंगे। तो भैया ए का भी ले लेगा, ए का भी ले लेगा, बी का भी ले लेगा, ए बी का भी ले लेगा, और किसका, इसका तो ओ का पहले से ले लिया बैठा है, ये सबका ले लिया। अब समझो, इसके बाद क्या बोला, ए को देगा, सिर्फ ए को देगा, बी सिर्फ बी को देगा। ऐसे ऐसे आपको बनाना है एग्जाम के लिए, मतलब कि 2 मिनट में बन जाए आपका डायग्राम, इसलिए। ठीक है, ए बी सिर्फ ए बी को ही देगा। ठीक है, इसके बाद ये किसको देगा, ओ के पास आ गया। सिंपल बन गया तुम्हारा, बन गया सेम, बन गया सेम। तरीका यही है आपका बनाने का, जल्दी से जल्दी बन जाएगा। ये छोटी छोटी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, कि ऐसे से आपको करोगे जल्दी बनेगा। इसे करने को प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में वहां याद नहीं आता है यार ए था कि बी था। इसको प्रैक्टिस कर लोगे 2-3 बार तो याद रहेगा हमेशा। क्योंकि चित्र भी जल्दी बनाना है, टाइम भी बचाना है, हर एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि कहाँ पर टाइम ज्यादा लगाना चाहिए, कहाँ टाइम नहीं लगाना चाहिए आपको। सर्वग्राही है, सर्वदाता। इसके बाद आता है भैया रुधिर वर्ग एंड वंशागति। रुधिर वर्ग एंड वंशागति आती है। तो ए बी ओ रुधिर वर्ग की वंशागति का बर्नस्टीन ने सन 1924-25 में पता लगाया था। इनके अनुसार, जो बर्नस्टीन साहब थे, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या पता लगाया, इन्होंने पता लगाया कि जो हमारी वंशागति है ए बी ओ, यही तो है, एक तो ए है, एक तो बी है, एक तो ओ है, यही तो ब्लड ग्रुप है। तो इनकी क्या वंशागति है। ठीक है, तो यहां पर देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया भैया कि जो हमारा रुधिर वर्ग है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ हो। ठीक है, इनके लिए जीन संरचना बताई। क्या बताई, जीन संरचना। यानी कि अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो वहां पर जीन संरचना कौन कौन सी बन सकती है, या तो ए बनेगा, ए बनेगा, या फिर ए ओ ए जीरो बनेगा। देखो, ए की पावर ए की पावर ए की पावर ए की पावर जीरो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहां पर मिल सकता है। यानी कि जो ब्लड ग्रुप ए है उसकी जीन कितनी है, 2 प्रकार से बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो बी वाला अगर बात करें तो ए की पावर बी, ए की पावर बी, और बी के एक पावर बी, एक पावर जीरो। ठीक है, ये किसका है, ब्लड ग्रुप बी का जीन संरचना है। ये इसके जीन संरचना की बात की रही। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में आया भी है कि ए बी ओ रुधिर वर्गों की जीन संरचना लिखिए, तो वहां पर यही जीन संरचना आपको लिखनी है बस। ठीक है, चलो इसी प्रकार से जब ए बी, ए की पावर ए की पावर बी आएगी तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ओ अगर होगा तो एक पावर ओ, एक पावर जीरो, एक पावर जीरो, ऐसे। ठीक है, आई बात समझ में। अरे भाई, ये जीन संरचना समझ में आई, ये याद ही करनी पड़ेगी आपको। ये जीन संरचना आपको याद ही करनी पड़ेगी कि ए की ये होती है, बी की ये होती है, ए बी की होती है, ओ की होती है। इसमें और कुछ नहीं कर सकते हम, इसको तो आपको ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब यहां पर एक चीज आई है कि यह जीन ए तथा ए बी सप्रभावी हैं और ए ओ जीन अन्य दोनों जीन के लिए अप्रभावी है। कहने का मतलब, जहां जीन ए तथा ए बी सप्रभावी हैं, यानी कि दोनों आपस में, दोनों, जैसे कि ए बी आएगा, ए अगर आया है और बी आया है तो क्या प्रदर्शित कर रहा है, जैसे ए बी ये बता रहा है कि भैया वहां पर ए की भी लक्षण दिखेंगे और बी के भी लक्षण दिखेंगे, तो सप्रभावी है। कैसा प्रभावी, सप्रभावी है। जहां पर ए और ओ जीन अन्य 2 जीनों से के लिए अप्रभावी होंगे। ठीक है, जहां पर ए ओ आएगा वो कैसा होगा, वो अप्रभावी होगा। ठीक, वहां इसका प्रभाव नहीं आएगा। जो पहले जैसे यहां पर ये आया तो यहां पर बी का प्रभाव रहेगा, ओ का प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है, चलो
नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से आता है कि जैसे रुधिर वर्ग, जो जीन संरचना मैंने तुमको बताई है, जीन संरचना, उस जीन संरचना के आधार पे तुमको बताना है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन सा ब्लड ग्रुप जा सकता है। ठीक है, यही प्रश्न आप लोग पूछ रहे थे ना, ये कैसे आएगा, तो वही आपको यहाँ पर बना के दिखाऊंगा कैसे आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंपल आपको ये डायग्राम बना के दिखाना भी है, क्योंकि वहाँ पर सीधा आपसे यही क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए कि मानव रुधिर वर्ग की वंशागति क्या है। तो वंशागति में आपको अपने हिसाब से सब कुछ लेना है। क्या लेना है? अपने हिसाब से लेना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई दिया नहीं जाएगा कि इसके ऊपर बनाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, उसी को पढ़िए पहले। इस क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार रीड करिए, ध्यान से आप इसको रीड करिए 2-3 बार। इस क्वेश्चन को आराम से याद करिए, एक बार रीड करिए, समझिए इसको कहने का मतलब क्या है। क्या बोला है कि एक स्त्री का रुधिर वर्ग ओ है। ठीक है, उसने ए बी रुधिर वर्ग वाले पुरुष से विवाह किया है। उनके भावी संतानों में कौन कौन से रुधिर वर्ग हो सकते हैं, रेखा चित्र से समझाइए। समझ में आई बात? कुछ कोई बात आपको समझ में आई कि एक स्त्री है जिसका रुधिर वर्ग कैसा है? ओ, यानी कि एक ब्लड ग्रुप आपको क्या मिला है? एक ब्लड ग्रुप तुमको ओ मिला है। और ठीक है, उनके ए बी रुधिर उसने ए बी रुधिर वर्ग वाले पुरुष से विवाह किया है। यानी कि देखो, यानी कि एक तो ओ है। ठीक है, ये क्या है? ये महिला, ये पुरुष। ठीक, ये ए बी ब्लड ग्रुप है, इसका ओ ग्रुप है, इसका ओ ग्रुप है, इसका ये ग्रुप है। अब बताना है इसकी जो संतान होंगी। ठीक है, अब इनका विवाह हुआ, अब इनकी जो संतान होगी उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप जा सकता है? ए बी जा सकता है ब्लड ग्रुप आएगा कि ओ ग्रुप आएगा? कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं ये आपको बताना है। आई बात समझे? ये बात बतानी है आपको। अब देखो, आपको मैंने बता के आया हूं कि आप जो ओ है, जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है, इस ब्लड ग्रुप के जीन संरचना क्या होती है आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ओ ग्रुप की जीन संरचना, ये आपको याद करके जाना पड़ेगा। जीन संरचना, इसलिए मैंने जो टेबल बताई थी वो आपको याद होना चाहिए। जीन संरचना ये क्या होती है, और ए बी ग्रुप की जीन संरचना क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये पता है तभी आप कर पाओगे। देखो, इसकी क्या होती है, मैंने आपको बताया था ए की पावर 0, ए ऊपर ओ, ऐसे करके। ठीक है, अब कहीं कहीं आपको इसको एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ए ही होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा क्या है, अब ए बी ग्रुप नहीं बताया था, ए बी ग्रुप वाला क्या है? ए बी ग्रुप है। इसमें मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी संरचनाएं हो सकती है ए बी में। तो ए बी मैंने आपको क्या बताया था, ए की पावर ए हो सकती है, ए की पावर बी हो सकती है। यही मैंने आपको बताया था, ए की पावर ए होगी और ए की पावर बी, ये संरचना हो सकती है। यही मैंने आपको संरचना बताई थी। यानी जीन संरचना हमें मिल चुकी है। क्या है, अब जो इस जीन संरचना हमें मिली है, इस जीन संरचना के आधार पर, जो जीन संरचना हमें मिल चुकी है, इसी के आधार पर हम बनाएंगे इसकी रेखा चित्र, इसका रेखा चित्र जैसे यहाँ पर बना हुआ है ये। ठीक है, अब रेखा चित्र मैं यहाँ पर खींचने वाला हूँ। रेखा चित्र देखिएगा, ए की पावर ओ थी, ए की पावर ए थी, ए की पावर बी थी। ये क्या था? पुरुष। ए की पावर 0, ए की पावर 0, ऐसा था कुछ। आप इसको गैमेट कह सकते हो। गैमेट जिसे हम लोग उसमें पढ़े थे, हीमोफीलिया में, वर्णांधता में पढ़े थे, मानव लिंग निर्धारण में पढ़े थे, गैमेट्स। ठीक है, ऐसा कुछ समझो। इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे ऐसे, फिर इसका किसके साथ करेंगे? इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे। आई बात समझ में? कुछ समझ में तो कुछ आ रहा है? चलिए, अब देखो यहां से क्या है, यहां से आया, यहां से आ गया ए और यहां से ए ओ आ गया। यहां से आएगा ए, यहां से ए ओ
आ गया, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, ए बी और ए ओ, यहां से क्या आएगा, ए बी और ए ओ, यही तो आएगा, यही आया ना, ये देखो ये आया, ये आया, ठीक है। अब देखो आपको मैंने ये बताया था जब ए एन ओ आए, ए एन ए की पावर 0 ऐसे करके, ठीक है। इसकी जीन संरचना मैंने आपको बताई थी यहाँ पर पहले, देखो जीन संरचना, जो मैंने ये जीन संरचना बताई थी आपको, ये अब यही तो आ रहे हैं, देखो ए ओ, ये ए ओ कहाँ मैच कर रहा है, ए की पावर ए, ए की 0, ये कहाँ मैच कर रहा है, ये वाला, इसमें, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या है इसका, इसका ब्लड ग्रुप हुआ ए, ग्रुप ए आएगा इसका, ठीक है। इसके बाद देखो ए की पावर ए ओ 0, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, ए भी ब्लड ग्रुप ए हुआ, ग्रुप ए, ग्रुप ए, इसका भी ब्लड ग्रुप ए हो गया। इसके बाद देखो बी ए की पावर 0 ऐसे, यहाँ देखो ये बना, ये वाला है ना, ये सेम यही तो बना है ये वाला, तो ये क्या हुआ, यानी ब्लड ग्रुप बी, ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी आएगा। अब ये भी क्या होगा, बी, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी जो संतान होगी उसके अंदर ब्लड ग्रुप जो है, ग्रुप कौन का सा आ सकता है, देखो ग्रुप कौन सा सकता है, ए आएगा या बी आएगा, ये तो ग्रुप आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी किसकी बन रही है, यहां पर पॉसिबिलिटी किसकी बन रही है, ठीक है, पॉसिबिलिटी किसकी है, ए की और इसकी, ये तो मैंने यहां पर बताया आपको करके, समझ में आया तभी थम्स अप करिएगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए। ये जीन संरचना अगर आप लोग को याद है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जीन संरचना का ही सारा खेल है यहाँ पर। अगर आपको जीन संरचना आती है, वो याद है आपको, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही वहां पर बनाना है, जब वंशागति कहेगा ना, ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन अपने मन से लेना है, अपने मन से लेना है, ठीक है, वहां पर क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, अपने मन से ले लेना है, ठीक है। माना एक स्त्री का रुधिर वर्ग, मान लो कि अपनी स्त्री, समझ रहे हो, ठीक है, उसने ए बी रुधिर वर्ग के पुरुष से विवाह किया, अपने ऊपर लेकर बढ़िया से आपको बना देना है, ठीक है, अपने ऊपर तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप हो, ठीक है, वो आपकी जो भावी महिला मित्र हो उनका ब्लड ग्रुप मिलाकर बना देना है। क्या बनाना है आपको, ऐसा डायग्राम बना देना है, ठीक है। आई बात समझ में, तो देखो आपको मैंने क्या क्या सिखा दिया है जेनेटिक्स में, आपको मैंने बता दिया लिंग निर्धारण बता दिया, उससे संबंधित बीमारी बता दी, मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपके भविष्य में जो भावी संतान उसमें ब्लड कौन सा आएगा। और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए भैया जेनेटिक्स में मुझसे, बताओ सभी लोग बताओ, और भी कुछ चाहिए। अब तो कुछ नहीं चाहिए, जेनेटिक्स मैंने आपको पूरी समझा दी है, अब इस पर अमल करना आपका काम है, इसको सीखना अब आपका काम है। जेनेटिक्स का पोर्शन आपका आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। जेनेटिक्स से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जितना मैंने पढ़ाया है इसी से आएगा, ध्यान रखिएगा, 10 नंबर आएगा तो इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा जेनेटिक्स, क्योंकि मैंने इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है। गेस करो मेरी शादी हुई कि नहीं हुई, बताओ। भैया देखो, देखो अभी तो यार यूट्यूब पे क्लासेस तुरंत तो नहीं करा पाऊंगा, अभी तो आप लोगों की देखो सिलेबस थोड़ा कवर कर ले आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद फिर अगर एक दो सब्जेक्ट तुम्हारे कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर यूट्यूब पे और जो सब्जेक्ट बचेंगे वो कराते रहेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताना, पूछना, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश तो यही की है कि आपको पूरा समझ में आया हर एक चीज़। जेनेटिक्स में आपको कमी तो नहीं होनी चाहिए। बाकी ये मत भूलिएगा कि इसका रिवीजन नहीं कराएंगे हम, आपको नोट्स बना के रिवीजन करना है। आपका जब एग्जाम होगा उसके पहले वन शॉट मैंने पूरा कवर करूंगा, एक वन शॉट लाऊंगा उसमें पूरा कवर करूंगा, ठीक है। एक वन शॉट लाकर उसमें पूरा रिवीजन आपका करा दूंगा इसका, ठीक है।
उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी कोई। इंस्टाग्राम आईडी यार मुझे खुद नहीं याद रहती, एग्री मुझे शायद देख लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह ज़्यादा हम भी फोकस नहीं कर पाते यार, इतना अपना ही काम रहता है। भैया अक्टूबर तक मेरे प्रबल संभावना है, अक्टूबर तक मैं आपका इंपॉर्टेंट सारा कवर कर लूँगा, क्योंकि मेरा प्लान देखो, प्लान मैं आपको दिखाई दूँ, प्लान यही है। देखो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात है ना ये, तो वो मैं आपको लेकर नहीं चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन मानता नहीं है कि आपका कुछ और इस तरह हो जाए। जैसे कि जेनेटिक्स में मैंने पूरी यूनिट ही खत्म कर दी, इसी प्रकार से जो पहली यूनिट है आपकी जिसमें 10 नंबर, एक तो जेनेटिक्स मैंने खत्म की 10 नंबर की, एक दूसरी यूनिट आती है जिसमें अमीबा पैरामीशियम जीवद्रव्य है, वो भी पूरी की पूरी हम एक सीक्वेंस में पूरी खत्म करेंगे। यानी कि 20 नंबर आपके यहाँ से 10 नंबर 20 नंबर आपके कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद बचे आपका 30 नंबर में से 10 नंबर आपका किसका आता है, 10 नंबर तो आपका उसका आएगा, 10 नंबर आएगा आपका अति का, 10 नंबर का अति आएगा, अति उत्तरी प्रश्न, और प्लस 5 नंबर आपका उसका आएगा एमसीक्यू का। तो ये 15 नंबर आपके मैं कवर करूंगा कहाँ से, 15 नंबर आपके मैं कवर कर लूंगा कहाँ से, ये आपके कवर होंगे भैया जो हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस से चलेगा ना, प्रैक्टिस यूट्यूब पर, उससे मैं कवर कर लूंगा, ठीक है, वहां से मैं कवर करूंगा। और इसके बाद बाकी के बचे जो 15 नंबर आपके, वो मैं जितने भी सब्जेक्ट में छोड़े हैं, जो भी चैप्टर में छोड़ूंगा, उन चैप्टरों के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन के नाम से एक आपकी मैराथन करा दूंगा, उसमें आपको कवर कर लूंगा। इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, ठीक है, यही पूरा तैयारी है, ठीक है। और पूरा मैं पेपर आपका एनालिसिस करके ही आपको पढ़ा रहा हूं, वही टॉपिक कि जहां से प्रबल संभावना है क्वेश्चन आएगा। केमिस्ट्री में भी देखो मैंने पूरा सीक्वेंस वाइज ही लेकर चला हूं, ताकि आपको ज्यादा चीज समझ में आए, ठीक है। बाकी टाइम मिलेगा तो फिर और पढ़ा देंगे, इसमें क्या है, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट है उसे कवर कर लेंगे भैया, क्योंकि बाद में क्या होता है किसी को नहीं पता है, ठीक है। चले ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।